हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट मातृत्व वीमेन हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक हम लोगों के दिल के बहुत ही ज़्यादा पास है। बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में हमारे पास आते हैं। जब वो पहली प्रेगनेंसी लेके आते हैं, उनकी पहली प्रेगनेंसी हमने देखा है 30, 40, 50% केसेस में प्रेगनेंसी मिसकैरेज में टर्न अप हो जाती है, मिस हो जाती है। उस समय उनके बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारी क्या गलती थी, इसमें कोई दवाई इंजेक्शन देके तो नहीं ठीक कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं, इसको प्रिवेंट करने का एक उपाय है, उसको हम लोग हमारी भाषा में प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं। इस बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मतलब क्या है सपना? क्या होता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग? जी, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग मतलब जब एक कपल हस्बैंड और वाइफ अपना परिवार प्लान करने का सोचते हैं, कोई प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचते हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले उनको कुछ चेकअप्स करवाने हैं या ब्लड टेस्ट करवाने हैं, या डॉक्टर के पास जब वो सलाह लेने के लिए आते हैं कि वो मानसिक तौर और शारीरिक तौर से तैयार है कि नहीं, तो उसकी जानकारी के लिए हम ये सब प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ली जाए प्रॉपरली, ढंग से उसकी टेस्ट कराए जाए, चेकअप्स करे जाए और प्री कंसेप्शनल विटामिन्स लिए जाए, जिसको हम फर्टिलिटी विटामिन्स भी बोलते हैं, तो उससे स्वस्थ बालक, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माता, इस तरह से जो डिलीवरी का पूरा प्रोसेस है उनका परफेक्ट निकले तो वो बेस्ट रहेगा। हम लोग ऐसा मेडिकल जार्गन में ऐसा बोलते हैं कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का प्रेगनेंसी प्लानिंग का एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड। प्रेगनेंसी प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को प्रेगनेंसी रखनी है और अगले महीने से वो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। एक बार जब हस्बैंड और वाइफ मेंटली प्रिपेयर हों कि वो प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं, तो उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट को जाके अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए, फीमेल के कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, और जैसे हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ मेडिसिन चालू करनी चाहिए। उसके बाद आपको 3-4 महीने के बाद प्रेगनेंसी रखनी चाहिए। उसको हम लोग प्रॉपर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हमारे पास पेशेंट कब आते हैं ना, वो प्रेगनेंसी लेके हमारे पास आते हैं कि 1 मंथ हो गया है, 10 डेज 15 डेज मिस हो गई है। एक्चुअली आइडियली रखने के पहले आना बेस्ट है। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसा जब वो सोचें कि अब हमको रखने की तैयारी करनी है, तो उसके 3 महीने पहले आएँ। इंडिया में हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब आपको कोई तकलीफ ना हो तो डॉक्टर के पास जाएं, तकलीफ हो या प्रेगनेंसी हो उसके बाद ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तब थोड़ा सा लेट हो गया होता है, चीज़ें हमारे में हाथ में नहीं होती जी। अच्छा, ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या खाली लेडीज़ के लिए ही होती है? नहीं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम लोग बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर से एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास अगर कोई न्यूली मैरिड कपल कोई भी दूसरी प्रॉब्लम्स के कारण आते हैं, खास तौर से वो यूरिनरी इन्फेक्शंस है या वाइट डिस्चार्ज है या मैरिज होने के बाद उनको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, अगर उसके कारण आते हैं, तो आई मेक श्योर कि मैं उनको हमेशा एक बात बताती हूँ कि जब भी आपको प्रेगनेंसी रखनी है तो आप हमेशा मेरे पास 3 से 4 महीने पहले आएँ और मेरे से उसकी पूरी सलाह और गाइडेंस लें। इसे दोनों का आना ज़रूरी है, दोनों को ये प्रोसेस समझना ज़रूरी है। और जब वो पहली बार हमारे पास, अगर अब आगे मैं फर्दर आपको बताती हूँ कि अगर वो हमारे पास आए हैं तो हम लोग उनको एक प्रेगनेंसी रखने का प्रोसेस समझाते हैं। नॉर्मली एक हम स्ट्रक्चर से भी हम समझा देते हैं कि यूट्रस क्या होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, दो ओवरीज होती हैं, तो थोड़ा उनको साइंटिफिक नॉलेज उनका बढ़ाते हैं। प्लस उनको हम ओव्यूलेशन समझाते हैं कि ओव्यूलेशन और फर्टाइल पीरियड क्या होता है, उसके बारे में गाइडेंस देते हैं। और उनको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और बच्चा रुकने का जो प्रोसेस है वो भी हम समझाते हैं। ये जब हमारे पास कोई कपल आता है मैरिड के बाद अपना पहला बच्चा प्लान करने के लिए जी, तो हम लोग उस प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में क्या क्या करेंगे? आप स्टेप बाय स्टेप बताओ। उनकी हिस्ट्री में क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, और सब क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपने वर्ड हिस्ट्री बोली है, डॉक्टर्स के लिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो महिला है, फीमेल है, उसकी उम्र कितनी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो 30 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज है और वो, हम लोग यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम जो पहला बच्चा प्लान करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें महिला की उम्र कितनी है। अगर महिला 20 या 25 साल की है, कि 30 साल से ज़्यादा की है, कि 35 ईयर्स से ज़्यादा की है, क्योंकि हमारे टेस्ट उस पर थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि उनकी कोई हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री का मतलब क्या है कि अभी प्रेगनेंसी वो
क्योंकि मैंने कहा पहली प्रेगनेंसी प्लान करने आ रहे हैं, अगर जिनका दूसरा प्रेगनेंसी है या आगे उनका कोई मिसकैरेज हो गया हो कि पहले कोई प्रेगनेंसी रुक गई थी, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, उसका सफाई करा गया, डीएनसी करी गई, कि अबॉर्शन की गोलियां दी गई, ये सब हम डिटेल में जॉट डाउन करते हैं। अगेन उनकी कोई दवाइयाँ चालू है, दवाइयाँ कई तरीके की हो सकती है, कोई वो ऑलरेडी कोई थायराइड की उनकी दवा चालू है, या कोई महिलाओं की है ना ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या एपिलेप्सी, कोई भी मिर्गी की दवाई चालू है, तो ये सब पूछते हैं। पहले कोई जात के ऑपरेशंस हुए हुए, कोई लेप्रोस्कोपी हुई है, कोई ओवेरियन टॉर्जन या कोई भी रिलेटेड सर्जरीज हुई है, कोई अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, तो रूटीन में हमारे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस फैमिली हिस्ट्री भी इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल के पेरेंट्स या फीमेल की फैमिली के साइड में मदर या फादर में ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री है। अगेन जब हम चेकअप्स में जाते हैं तो हमारे लिए उनका वजन, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है कि वो अंडर वेट कैटेगरी। अगर वो 19 से बॉडी मास इंडेक्स उनका कम है या उनकी हाइट के हिसाब से उनका वजन बहुत ज़्यादा कम है, तो हमको वो भी ध्यान रखना पड़ता है। प्लस वो ओवरवेट या ओबेस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर उनके हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वजन है, तो वो भी इस समय हम उनको काउंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम चेकअप में उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। और हमारे लिए महिला का ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफ, नीचे से जो हम सोनोग्राफी करते हैं वेजाइना के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम उनका यूट्रस देखते हैं, यूट्रस में कोई सूजन, गांठे, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस ऐसा कुछ है। उनकी ओवरीज को चेक करते हैं कि उनकी ओवरीज का अपीयरेंस कैसा है, पॉलीसिस्टिक पैटर्न है कुछ, उनको कोई सिस्ट या और कोई परेशानी है, कोई चॉकलेट सिस्ट है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल हमारे लिए, उनका पर एब्डोमेन, उनका पेट पे चर्बी का प्रमाण कितना है, तो ये रूटीन में हमारा हिस्ट्री टेकिंग हो गई, उनका बीपी हो गया, उनका ओवरऑल बॉडी मास इंडेक्स हो गया, और उनका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक बेसिक टेस्ट इतना हमारा चेकअप्स में हो गया। और इम्पॉर्टेंट जो ब्लड टेस्ट है, जैसे इंडिया में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे एक हीमोग्लोबिन हो गया। थायराइड की हम बहुत बात करते हैं, प्रेगनेंसी के पहले थायराइड का टेस्ट कंपलसरी है, और अगर पहले से कोई दवा चल रही है तो उन्हें लास्ट अपना ब्लड टेस्ट थायराइड का कब कराया और अभी वो कंट्रोल में है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कंसीव होने के पहले अगर उनकी माता की दवा चल रही है तो वो कंट्रोल में है कि नहीं। सिमिलरली अगर डायबिटीज़ उनको है और डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई फीमेल को चल रही है पहले, तो हमको ऐसी दवाइयों पे उनको लेना पड़ेगा जो अगर वो कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को अगर एपिलेप्सी या मिर्गी की प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको तो पूरा फॉलिक एसिड, जो अभी हम बात आगे करने वाले कि विटामिन जो हम देते हैं, और उनका इस समय लास्ट मिर्गी का एपिसोड कब आया है, उनको कम फुल डोज में, हाई डोज में फॉलिक एसिड हमको देना पड़ेगा। अगर उनकी जो मिर्गी की एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ चल रही है, अगर वो कंसीव करती हैं तो वो उस प्रेगनेंसी के लिए सेफ है कि नहीं, तो उस दवाइयों पे हमको उनको चेंज ओवर करना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी रहती है। इसलिए जब तक आप अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को नहीं मिलेंगे, तब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। एज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई भी फीमेल जिसकी एज 30 से ऊपर है और उसको प्रेगनेंसी अगर रखनी है तो उसमें बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोगों को एज का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। या फिर अगर अर्ली प्रेगनेंसी है 19 से कम की, तो फिर उसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वेट का जैसा सपना ने बताया कि BMI आपका 21 to 24 के बीच में होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वजन है प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, ब्लड प्रेशर, बच्चे का कम वजन, प्रीटर्म लेबर, IUGR बेबी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हमको प्रेगनेंसी रहने के पहले वो वेट ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा और कम है तो ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कभी कभी हमारे आते हैं, एक ऑलरेडी बच्चा है, डिलीवर हो चुका है, तो उनके लिए भी हमारी पिछली प्रेगनेंसी में उनकी क्या केसेस रहा है, उस समय उनको पाँव में सूजन थी डिलीवरी के समय, उस समय उनको ब्लड प्रेशर की कोई हिस्ट्री थी, डायबिटीज़ बढ़ा था आखिरी में प्रेगनेंसी में, तो ये सब चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का 8वें महीने डिलीवरी कराना पड़ा, अधूरे महीने कोई प्रीटर्म डिलीवरी हो गया, बच्चे का वजन कम आया, आखिरी में 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चे के आसपास पानी कम हो गया, ओवरऑल बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन था, जिस हिसाब से एडिक्वेट ग्रोथ होनी थी अगर वो नहीं है, तो ये सब चीज़ें अगर हम फाइल पहले से देख लेंगे तो इस वाली प्रेगनेंसी में वो सब कॉम्प्लिकेशंस को हम पहले से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इनको प्लान कर सकते हैं। मेरा यही अगला सवाल था, अगर कोई पेशेंट बोले कि मेरे को एक बच्चा ऑलरेडी हो चुका है तो मैं अगली बार प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्यों करूं, तो आपने उसका जवाब दे दिया। हालांकि हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है। पहली प्रेगनेंसी में अगर फीमेल की एज 23 साल है, दूसरी प्रेगनेंसी में हो सकता है शायद 26 साल हो, 28 साल हो, 30 साल हो,
तो वो एक तो एज के कारण उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, और पहली प्रेगनेंसी में अगर जैसा सपना ने बात किया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा था या डायबिटीज़ हुआ था, तो वो उसके कारण दूसरी प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। इसलिए हर एक प्रेगनेंसी में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का जरूरी है। हमने यहाँ पे ना वजन की बात करी, तो प्री कंसेप्शनल पीरियड में अगर पेशेंट हमारे पास आ रही है, फीमेल हमारे पास आ रही है ना, तो हमारे पास अगेन उसको 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स गाइड करने का टाइम भी मिलेगा, जब वो अपना वेट मैनेज कर सकती है। वेट रिडक्शन का एक फेज उनको मिलेगा। एक बार कंसीव हो जाएगा उसके बाद ये सब नहीं, बहुत डिफिकल्ट है और वो अलाउड भी नहीं है। लेकिन जो प्री कंसेप्शनल पीरियड में अगर वो हमारे पास आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम उनको गाइड कर सकते हैं। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग प्रेगनेंसी रखने के कितने दिन पहले चालू करने चाहिए? जी, आइडियली 3 to 4 मंथ्स पहले। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा है कि थोड़ा सा अगर हम प्रेगनेंसी रहने के प्रोसेस को यहाँ पे समझे, तो प्रेगनेंसी जो बच्चा रहता है वो फीमेल के अंडे से और आदमी के और हस्बैंड के स्पर्म से रहता है। तो अंडे और स्पर्म जब मिलते हैं और फर्टिलाइज होते हैं तो उससे प्रेगनेंसी बनती है। अभी जो स्पर्म और अंडे की एक साइकिल होती है, उनका जो बार बार नए नए अंडे बन रहे हैं और स्पर्म्स बन रहे हैं, उनकी साइकिल होती है। और एवरेज अगर हम देखें तो जो ओवम होता है, अंडा होता है, उसकी 100 से 120 दिन की साइकिल होती है, और जो स्पर्म्स होते हैं उनकी 74 to 90 डेज की साइकिल्स होती है। इसलिए कोई भी, जैसे हम जो प्री कंसेप्शनल विटामिन्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे फॉलिक एसिड हमारा एक मेजर विटामिन है, तो अगर उसको हमको चालू करना है तो उसको एटलीस्ट 60 to 90 डेज पहले चालू कर दिया जाए और उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करा जाए, ताकि जो विटामिन है उसकी असर अंडे और स्पर्म में आए। और यहाँ पे मैं स्पर्म की बात इसलिए कर रही हूँ कि पार्टनर को भी विटामिन देना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर से ऐसे केसेस में जिनको बार बार रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बच्चा रहने में दिक्कत हो रही है और बच्चा रहने के बाद टिक नहीं रहा है या ख़राब हो रहा है, तो उसमें हम पार्टनर के लिए भी विटामिन एंकरेज करते हैं। फॉलिक एसिड की आपने बात की, फॉलिक एसिड किस डोज में देंगे, कौन कौन से पेशेंट में ज़्यादा डोज में देंगे, और कितने दिन पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ कोई और चीज़ हम लोग देंगे? सबसे पहला जो हमारा विटामिन है, प्री कंसेप्शनल विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन, इज फॉलिक एसिड। और मोस्टली महिलाओं ने इसके बारे में सुना हुआ होता है, हमने सबने सुना है बचपन से कि फॉलिक एसिड की गोली लेना चाहिए, क्योंकि अगर देखने में आए ना, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरल डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जन्मजात विकार जो हम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे कॉमन है और सबसे प्रिवेंटेबल है। इसीलिए हम आज इस बात की बात करें कि इतना प्रिवेंटेबल है। कभी जब हम हमारे पेशेंट्स में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट देखते हैं, जैसे जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है, जैसे एनेनकेफेली हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, तो ये सब चीज़ें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है। और अगर पहले से उन्होंने ये सब लिया हुआ है तो हम उसको आराम से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और आज भी इंडिया में ये सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है। अगेन इवन गवर्नमेंट के जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसमें भी ये प्रोटोकॉल है कि 400 माइक्रोग्राम्स हम बोलते हैं, बट एवरेज अगर मार्केट में दवाई देखी जाए तो 5 मिलीग्राम की 5 उसकी हमारी टैबलेट अवेलेबल है। अगेन प्लेन फॉलिक एसिड भी अवेलेबल है, इसके साथ विटामिन B12 और विटामिन B6 का भी कॉम्बिनेशन इसमें अवेलेबल है। और आजकल एल मिथाइल फोलेट आ गया है जो उसका एक्टिव फॉर्म है, तो वो भी 1 मिलीग्राम की डोज में अवेलेबल है। और जिनको रेकरेंट मिसकैरेजेस है, आगे कोई बच्चे में प्रॉपर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई गई है, बच्चे में डिफेक्ट था, तो उनमें तो हम हाई डोज ऑफ फॉलिक एसिड बोलते हैं। दोनों पार्टनर्स के लिए बोलते हैं, लंबे समय तक बोलते हैं कि प्रेगनेंसी जब तक नहीं रहे तब तक आप चालू रखिए। और प्रेगनेंसी रहने के बाद भी फर्स्ट 3 मंथ्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय बच्चे का जो फीटस है उसका ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, जब उसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल डेवलपमेंट हो रहा है। एक MTHFR करके एक जीन म्यूटेशन होता है जिसमें फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बॉडी में अच्छा नहीं होता है, इसलिए उन पेशेंट्स में हम लोग एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड देते हैं, जैसे सपना ने बात किया एल मिथाइल फोलेट। और ये फॉलिक एसिड के साथ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, उसका एक्टिव फॉर्म पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, और विटामिन B12 उसका एक्टिव फॉर्म आता है मिथाइल कोबालामाइन। यूजुअली हम लोग ये तीनों का कॉम्बिनेशन देते हैं और उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें मैं कोई बात बताऊंगी कि ये सब चीज़ें ना एडिक्वेट डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आम आदमी हमेशा मल्टीविटामिन की बात करता है कि मैडम हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक मल्टीविटामिन टैबलेट और एक फॉलिक एसिड की टैबलेट को कंपेयर करेंगे तो मल्टीविटामिन में बहुत सारे विटामिन होते हैं और उनकी डोज बहुत कम मात्रा में होती है। तो जिनको प्रेगनेंसी रखनी है उनके लिए 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड का डोज कंपलसरी है, मतलब वो डोज आपको चेक करवाना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर की गाइडेंस पे ये लीजिए। प्रीकंसेप्शनल हेल्थ, प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग में मेल्स का क्या रोल होता है, उनको क्या करना चाहिए, डाइट, सप्लीमेंट्स और उस सब के बारे में? अभी तो हमने ये सब ब्लड टेस्ट की बात करी, हमने विटामिन्स की बात करी।
अभी जो मेल्स का रोल भी है और इसमें फीमेल दोनों का एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास 3-4 मंथ्स हम उनको बात कर रहे हैं, तो हमको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा कि उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी डाइट जिसमें हम बोलते हैं कि भाई हाइड्रेशन, उनका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, अगेन उनका फाइबर डाइट उनका अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज एवरीडे होना चाहिए, गुड नट्स की हम जो बात करते हैं जो हमको गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में देगा, क्योंकि हमको गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमारे सारे हार्मोन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए बॉडी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमारे बादाम है, अखरोट है, खजूर है, मूंगफली दाने हैं, चना है, ये सब चीज़ें हमको गुड ओमेगा फैटी एसिड्स देते हैं, जो हम इंटेक लेने को बोलते हैं। वाटर इंटेक बताया, फाइबर इंटेक है, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और होल ग्रेन्स ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करिए, रिफाइंड, प्रोसेस्ड, फ्राइड, बेक्ड आइटम से बचिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में आप अपने आप को 8 से 10,000 स्टेप्स चलने का रखिए। अभी मैंने 1 या 2 दिन पहले एक पेशेंट देखा कि उन्होंने बहुत मेहनत से 20 किलो वजन कम करा है, लेकिन बाद में उनका वापस बढ़ गया। वजन कम करना इज़ नॉट अ चैलेंज, बट वजन को मेंटेन करना चैलेंज है। और उसका एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज है कि अगर हम सब लोग 8 से 10,000 स्टेप्स कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में इंकॉर्पोरेट कर लें, तो हम उतना हमारा वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। और उसके लिए हमको 1 घंटा जिम या 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए नहीं निकालना है। हमारी दिनचर्या में हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे गाड़ी को हमने दूर पार्क करा, सीढ़ी चढ़े, वॉकिंग कर ली, सब्जी लेने के लिए चले गए, ऐसी कई सारी चीज़ें जिसमें हमको एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गैजेट्स को रात के 8 या 9 बजे के बाद दूर रख दीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारा रेडिएशन हो रहा है, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब कर रहा है, और उससे हमारे बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं। और वो भी एक कारण है कि बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की जड़ है वो एक्चुअली। स्मोकिंग और अल्कोहल को भी बंद करना पड़ेगा। निकोटिन इन एनी फॉर्म, या तो तंबाकू या बीड़ी या पड़ी की कुछ भी बंद करना पड़ेगा। स्मोकिंग अगर मेल्स में होगा तो वो फीमेल्स को भी अफेक्ट करता है, उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। अगर फीमेल स्मोकिंग नहीं कर रही है तो उसको अपने मेल पार्टनर को भी स्मोकिंग करने के लिए, बंद करने के लिए बोलना पड़ेगा। और मेल्स में भी हम लोग अगर डायबिटीज़ और थायराइड का टेस्ट करवाएं, क्योंकि बहुत सारे मेल्स में ये सिम्टोमेटिक नहीं होता है, वो टेस्ट करवा लें प्रेगनेंसी रहने के पहले, स्पेशली अगर ओबीज हाइपरटेंसिव हो तो उसके लिए। अच्छा, एक टेस्ट हम जो बात कर रहे थे कि कोई भी महिला अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा है और अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और अगर हमको सोनोग्राफी पर डाउट लगता है, तो हम उनको एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट करने का बोलते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH करके ब्लड टेस्ट होता है, कि हमको उनकी ओवेरियन रिजर्व बताता है कि उनके पास कितने अंडे बाकी, क्योंकि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो उनके अंडे जल्दी खत्म होने लगते हैं और अंडे की क्वालिटी खराब होने लगती है। और अगर वो बॉर्डर लाइन या लोअर कैटेगरी के रेंज में आते हैं तो देयर आर अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो अवेलेबल है, जो एक्चुअली कंसीव करने के पहले अगर स्टार्ट करी जाए तो प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस और ओवरऑल खराबी बच्चे में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी के पहले कोई मेडिसिन चल रही, किसी को डायबिटीज़ की कोई चल रही, किसी को ब्लड प्रेशर की चल रही, किसी को कोलेस्ट्रॉल की चल रही, तो वो मेडिसिन प्रेगनेंसी रखने के पहले हमको बंद करनी चाहिए, वही डोज में कंटिन्यू रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी रहने के बाद कितनी डोज में कितनी चेंज करनी चाहिए, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। सपोज डायबिटीज़ है किसी को, इसमें मैं एक बात बताऊंगी कि यहाँ पे थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा अप्रोच आ गया। सपोज उन्होंने बोला कि हमारी पहले से डायबिटीज़ की कोई दवाई चल रही है, तो हमको ये पूछना पड़ेगा कि लास्ट आपका HbA1c का टेस्ट कब हुआ है, वो कितना कंट्रोल में, क्योंकि डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में बॉडी में जो एवरेज ब्लड शुगर्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, और हायर लेवल ऑफ ब्लड शुगर्स के साथ अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स देखे जाते हैं। ये बहुत कॉमन रीज़न है, और ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में एक्चुअली प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद डायग्नोस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको उनका लास्ट HbA1c लेवल चेक करना पड़े, वो इंसुलिन पे हैं कि वो मेडिसिन पे हैं, कौन सी टाइप की मेडिसिन पे हैं, और फिर हम उनको फिजिशियन या उनके जो भी डॉक्टर हैं उनके पास वापस भेजते हैं कि आप उनको बताइए कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है और ये डोज को चेंज करें। और हमारा जो प्रेगनेंसी अगर रखने का हमारा जो कट ऑफ है HbA1c का, वो लगभग 5.6 या 6 के आसपास रहेगा, तो वो द बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें हमारी शुगर लेवल्स एवरेज लेवल्स होंगी और बच्चे में खराबी आने के और डिफेक्ट आने के चांस उसमें सबसे कम रहेंगे। ये आपने डायबिटीज़ का बात किया, अगर ब्लड प्रेशर का, जैसा ब्लड प्रेशर में वही बात है कि वो दवाइयों पे हमको चेंज करना पड़ेगा, जो हम प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी उसको हम उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं और बच्चे को उस पर असर ना आए।
बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव ऐसी हैं जो हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में खाली 3 या 4 प्रकार की ही एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं। वो इस वीडियो पे हमारा बोलना मुनासिब नहीं रहेगा कौन कौन सी हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं। वो जब जैसा जैसा पेशेंट आएगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। एपिलेप्सी के बारे में बताओ। एपिलेप्सी में मैंने आगे भी बताया था कि आपका लास्ट फीड का एपिसोड कब आया है। आपको अपने डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि मैं अभी प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ कि नहीं। आपके जो लेवल्स, जो मेडिसिन, फिर से वही बात आ गई कि मेडिसिन ये वाली जो कंटिन्यू हो रही है, अगर मैं कंसीव करूँगी तो वो मेरे बच्चे के लिए सेफ है कि नहीं, और मैं कब प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ, ये बात उनके साथ डिस्कस करना। और हाई डोज ऑफ फॉलिक एसिड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सारी एंटी एपिलेप्टिक्स में प्रेगनेंसी में बच्चे में खोड़खापड़, कंजेनिटल एनोमलीज आने के चांस रहते हैं। ऐसी कोई भी 100% सेफ एंटी एपिलेप्टिक नहीं है। एपिलेप्सी के डिजीज़ के कारण भी बच्चे में खोड़खापड़ आने के चांस रहते हैं। फिर भी रिस्क लेके हम लोग हाई डोज ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के साथ वो प्रेगनेंसी को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लोगों को कोई रेकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री, अब आजकल क्या है ना, विटामिन B12 और विटामिन D का टेस्ट कराने का बहुत ज़्यादा रिवाज ही है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं कि हमारा विटामिन B12 लेवल करा रही है, बट मैं ये बताऊंगी कि टेस्ट कराने के बाद भी वो चेंज होता रहता है। इसलिए हम लोग जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि मोस्टली जो विटामिन B12 है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा मिलता है, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको रेगुलरली साल में 2 या 3 बार तो उसका कोर्स और सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए। और ख़ास तौर से सिर्फ फॉलिक एसिड की सब ज़्यादा बात करते हैं, बट हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस में हम लोग फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D की भी हम सब में बहुत ज़्यादा कमी है, तो तीनों ही विटामिन को हम चालू करते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ को हम लेने का एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये बताओ, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग से नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मिसकैरेज, एबॉर्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं? बिल्कुल भाई, हमने है ना फॉलिक एसिड लिया है, विटामिन B12 लिया है, तो हमारे जो फीमेल है उसके अंडे की क्वालिटी सुधर रही है। हमने उनका लाइफस्टाइल चेंज करवाया, हमने मेक श्योर कराया कि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, उनके थायराइड लेवल्स नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जब वो कंसीव करेंगे तो उनका ओवरऑल जो अंडा है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, स्पर्म भी अच्छी क्वालिटी का है, तो जेनेटिकली जो चाइल्ड बनेगा वो ऑब्वियसली उनके जो प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, जैसे ब्लीडिंग होने के प्रॉब्लम्स, मिसकैरेजेस, थ्रेटन्ड मिसकैरेजेस होने के प्रॉब्लम, बच्चे में खोड़ खापड़ गुजराती में बोला जाता है, खराबी आने के, डिफेक्ट्स आने के कोई प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ओवरऑल जो 9 महीने का उनका टाइम रहेगा वो भी अच्छे से गुजरेगा और ग्रोथ भी अच्छा रहेगा बच्चे। अगर कोई फीमेल परफेक्टली हेल्दी है, उसका वेट भी नॉर्मल है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं चालू, फिर भी उसको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल, फॉलिक एसिड तो लेना ही है। और आइडियली प्रेगनेंसी शुड ऑलवेज बी प्लान्ड। प्लानिंग का मतलब है बेडरूम में नहीं, डॉक्टर से मिल के उसको आप प्रॉपर टेक केयर करके उसकी गाइडेंस में करें। बेसिक टेस्ट जो फीमेल्स के हम लोग कराते हैं वो TSH और प्रोलैक्टिन, थायराइड और प्रोलैक्टिन है। और जैसा सपना ने बताया, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका एक HbA1c ऐड कर देते हैं और बाकी टेस्ट इंडिविजुअलाइज करते हैं। अगर हमको अल्ट्रासाउंड पे पॉलिसिस्टिक ओवरीज लग रही हैं और PCO के फीचर्स लग रहे हैं, हर्सुटिज्म, एक्ने लग रहा है, तो हम उसका होमा इंडेक्स करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं। फीमेल की एज अगर ज़्यादा है तो उसका AMH करवाते हैं हम लोग। अच्छा, HIV टेस्ट करना जरूरी है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में? आइडियली तो कराना चाहिए। इसको हम इन्फेक्शन स्क्रीनिंग बोलते हैं। और अभी हम 2-3 पॉइंट्स और आपको बताएंगे कि और कौन कौन से टेस्ट करे जा सकते हैं। एक तो HIV आपने बताई। HIV से क्या पता चलता है? एक तो आपका करियर स्टेटस पता चलेगा, राइट। दूसरा उससे क्या फ़ायदा होगा? भाई, अगर एक पार्टनर, आप कब की शादी के पहले की बात कर रहे हैं? नहीं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में। राइट। हाँ, अगर कोई भी मेल या फीमेल में अगर HIV पॉजिटिव आता है, HIV मतलब हम यहाँ एड्स की बात कर रहे हैं, तो हमको उसके बारे में फिर फर्दर टेस्ट कराने पड़ेंगे कि वो अभी एक्टिव फेज में है, उनका बॉडी का इम्यूनिटी लेवल क्या है, उनको कोई मेडिसिन चालू करने की ज़रूरत है। ये ऐसे पेशेंट्स जिनको को अभी पता ही नहीं था कि उनमें है, क्योंकि हमने टेस्ट कराया इसलिए उनको पता पड़ा। अब आइडियली क्या होता है, जो लोगों की प्रेगनेंसी रुकती है तो तब तो हम ये सारे टेस्ट कराते ही हैं, लेकिन क्योंकि हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने ये सवाल उठाया है, तो ये एक हो गई HIV। इसके अलावा एक HBS एंटीजन करके हेपेटाइटिस B का स्क्रीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग कौन से टेस्ट करते हैं? थैलेसीमिया और सिकल सेल। जी। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, यहाँ पे एक ब्लड का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, थैलेसीमिया टेस्ट और सिकल सेल एनीमिया टेस्ट, और इसकी एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियली तो ये मैरिज करने के पहले ही अगर दोनों लेडी और लड़का और लड़की के कराए जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर दोनों ही जने कैरियर हैं, अगर वो थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया के कैरियर्स हैं, तो बच्चे में भी आने की
चांसेस है, और कैरियर्स एक्चुअली टोटली नॉर्मल होते हैं, उनमें एज सच मेजर ब्लड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इसमें क्या होता है कि इनमें जो हीमोग्लोबिन चेंज होती हैं उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन अगर माँ में मतलब फीमेल में भी कैरियर है और हस्बैंड भी कैरियर है, तो एक मेजर बच्चा बन सकता है, जिसको थैलेसीमिया मेजर या सिकल सेल डिजीज का अगर बच्चा बनेगा तो उसको पूरी जिंदगी खून चढ़ाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह के बच्चे पैदा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी अभी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के पहले जहाँ तक पॉसिबल है हमको थैलेसीमिया और सिकल सेल टेस्ट कराने का प्रोसेस रखा है। एज ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि थैलेसीमिया वाला बच्चा पैदा ना हो, क्योंकि थैलेसीमिया वाला बच्चों को एवरेज लाइफ स्पेन जो होता है 15 साल से लेके 25-30 साल तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और उनको जैसे सपना ने बोला हर 20-25 दिन पे ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनकी लाइफ और उनके पेरेंट्स की लाइफ बहुत मिजरेबल होती है। इसलिए थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को ट्राई करते हैं कि प्रिवेंट कर सकें। चलिए, अच्छा, मैं आपको एक बात और बोलती हूँ कि हम एक जेनेटिक अनुवांशिक जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि सपोज आपके जो पिछला कोई बच्चा डिलीवर हुआ है, फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ है और उसमें डाउन सिंड्रोम है, तो उस तरह के केस में हम वो बच्चे का जो इंडेक्स केस समझ के हमको एक जेनेटिक काउंसलिंग उनकी एक होती है। ये भी एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का टाइम है और पेशेंट सामने से भी आते हैं कि भाई हमारी प्रेगनेंसी, अगली प्रेगनेंसी में हमको इस तरह का डाउन सिंड्रोम का बेबी नहीं आए, या कई बार इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं जिसमें है ना ऑलरेडी फैमिली में वो रन कर रहे होते हैं। कई बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं जो ऑलरेडी फैमिली में रन कर रही होती है, तो उनके स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट कराने चाहिए। और जो इंडेक्स केस है, जो बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसमें टेस्ट करा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसको क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। फिर हम पेरेंट्स में भी टेस्टिंग करा सकते हैं ताकि इस तरह की जो बच्चे हैं फ्यूचर में हम उसको अवॉइड कर सकें। तो ये तो था हमारा प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। इसके टेक होम मैसेजेस क्या हैं हमारे इस? एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D, तीनों ही विटामिन इंपॉर्टेंट है और इसको लीजिए, और दोनों ही पार्टनर्स लेंगे तो बेस्ट है। प्रेगनेंसी रहने के बाद भी पहले 3 महीने तक फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप क्या बताएंगे? 3 महीने पहले कम से कम स्टार्ट करना है। ये तीनों मेडिसिन 3 महीने तक तो लेनी है, और उसके बाद कुछ लोग बंद कर देते हैं और फिर 6 महीने बाद प्रेगनेंसी लेके आते हैं। फॉलिक एसिड, B12 और विटामिन D जब तक प्रेगनेंसी नहीं रुके तब तक चालू रखनी है। और फीमेल को बेसिक टेस्ट जैसे हमने बताया TSH, प्रोलैक्टिन कराने हैं। अगर ये 4-5 चीज़ें हर एक फीमेल और हस्बैंड जो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके 3 महीने 4 महीने पहले डॉक्टर को मिल के उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रेगनेंसी रखें, तो प्रेगनेंसी में लगभग 95 to 99% प्रॉब्लम्स जैसे कि मिसकैरेज, एबॉर्शन और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होने के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे। तो ये था हमारा प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में हमारा वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।